नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया और मुगलिया सल्तनत के दरमियान अमली तौर पर तो कोई खास ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों बादशाहतों के दरमियान बहुत सारी कोशिशें बरोकार लाई गईं, जिससे दोस्ती और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो सके। हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। इस सारी कोशिशों और वाक़यात को जानने से पहले हम दोनों सल्तनतों के दरमियान पाई जाने वाली मुश्तरका खसूसियात का जिक्र करते हुए तकाबुली जायज़ा करने की कोशिश करते हैं। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर दोनों आबाई तौर पर तुर्क कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों सल्तनतें मुस्लिम थीं और वहाँ पर दीन इस्लाम को ही गलबा हासिल था। दुनिया की 3 सल्तनतें ऐसी हैं जिन्हें गन पाउडर सल्तनत कहा जाता है, जिनमें से सल्तनत उस्मानिया, मुगलिया सल्तनत और सफ़वी सल्तनत शामिल है। गन पाउडर सल्तनत इस सल्तनत को कहा जाता है जिसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ौजी ताकत, फ़ौजी साजो सामान और बारूद से बने जदीद हथियार होते हैं। मुगलिया सल्तनत रकबे और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी सल्तनत थी जो पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी। इस वक्त मुगलिया सल्तनत की आबादी तकरीबन 15 करोड़ के लगभग थी। सल्तनत उस्मानिया का वजूद भी 3 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल था और इसकी आबादी 2 करोड़ के करीब थी। इस्तांबुल शहर, जो कि सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत था, तजारती लिहाज से दुनिया में अपनी मुनफरिद पहचान रखता था, जबकि मुगलिया सल्तनत के ज़ेरे साया बरसगीर भी दुनिया के ताजरों के लिए किसी सोने की चिड़िया से कम ना था। इसके मसाला जात, टेक्सटाइल और पेपर का काम दुनिया भर में मशहूर था। इसी वजह से अंग्रेज बरसगीर में ताजर बनकर आए और ईस्ट इंडिया नामी कंपनी की बुनियाद रखी, जिसने बाद में पूरे बरसगीर को अपनी तजारती और सियासी पॉलिसियों में जकड़ लिया। 1526 ईस्वी में शुरू होने वाली मुगलिया सल्तनत पर 2 सदियों के बाद 1739 से ज़वाल शुरू हो गया, जो कि चलता चलता बिलाखिर 1857 की जंग आज़ादी तक मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह निगल चुका था। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ज़ईफुल उमर हो चुके थे। इन्हें गिरफ्तार करके गंगोन की जेल में डाल दिया गया, जहां वो मरते दम तक कैद रहे। मुगलिया शहजादों को गिरफ्तार करके सरे बाजार घुमाया गया और बाद अज़ां उन्हें एक एक करके कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया का सूरज 6 सदियों तक अनातोलिया, इराक, शाम और मिस्र से लेकर यूरोप तक चमकता रहा। दोनों सल्तनतें टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह काम कर रही थी और नई नई टेक्नोलॉजी को फरोग देने में अपनी कोशिश बरकरार ला रही थी। लेकिन बाद अज़ां मुगलिया सल्तनत के शहजादे अय्याशियों में पड़ गए, जबकि उस्मानियों ने टेक्नोलॉजी की रेस में अपना वजूद बरकरार रखा। नाज़रीन, अब हम दोनों सल्तनतों के ताल्लुकात की वजूहात और कोशिशों का जिक्र करते हैं। मुगल सल्तनत का सल्तनत उस्मानिया के साथ ताल्लुक की सबसे बड़ी वजह हुज्जाज कराम की देखभाल और मुआवनत थी, क्योंकि उस वक़्त हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा वो खिलाफत उस्मानिया के हिस्से में थे और पूरी दुनिया से जाने वाले हुज्जाज का कंट्रोल भी खिलाफत उस्मानिया ही के पास था। सल्तनत उस्मानिया के मुगलिया सल्तनत के साथ बज़ाहिर सफारती तौर पर तो कोई राब्ता नहीं था, लेकिन तारीख के औराक से पता चलता है कि उस्मानियों ने पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में अपने कुछ हुनरमंद और फौजी माहिरीन हिंदुस्तान में तैनात किए थे। ज़हीरुद्दीन के जानशीन हुमायूं के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत के सल्तनत उस्मानिया के साथ ताल्लुकात का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब खिलाफत उस्मानिया ने सैयद रईस अली को हिंदुस्तानी कप्तान बनाकर भेजा। सैयद रईस अली की दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों शख्सियात ने एक दूसरे की सल्तनत के बारे में खुलकर इजहार किया। मुगलों ने न सिर्फ सैयद रईस अली को खिलाफत उस्मानिया का कासद तस्लीम किया, बल्कि उस वक़्त के उस्मानी सुल्तान सुलेमान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नेक ख्वाहिशात पर मबनी पैगामात भी दिए। हुमायूं के बाद आने वाले मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के दौरे हुकूमत में खिलाफत उस्मानिया के तरफ खत लिखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, लेकिन अकबर के दीन इलाही की वजह से दोनों सल्तनतों के दरमियान कोई खातर ख्वाह कामयाबी न हो सकी। खिलाफत उस्मानिया एक सुन्नी मुस्लिम सल्तनत थी और वो दीन इलाही जैसी खराफात को तस्लीम नहीं कर सकते थे। अकबर के बाद आने वाले बादशाह जहांगीर को शहजादा सलीम अनारकली के किस्से की वजह से मशहूर हैं। इनका खिलाफत उस्मानिया के साथ रवैया काबिल नफरत था और वो अपनी किताब तुज़्क जहांगीरी में मुगलों को उस्मानियों से बढ़कर लिखते हैं। जहांगीर के बाद आने वाले बादशाह शाहजहां, जो कि ताज महल की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखते हैं,
انہوں نے مغلیہ سلطنت کے عثمانیوں سے اتحاد بنانے اور بعد ازاں بغداد کو واپس حاصل کرنے کے لیے خط بھی لکھا، لیکن اس پر بھی کوئی خاص خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا سکی اور بعد خطوں اور کتابات اور تحفے تحائف لینے اور دینے تک ہی رہی۔ شاہ جہان کے بعد اورنگزیب عالمگیر جو کہ پہلا حافظ قرآن مغل بادشاہ بھی تھا، ان کے دور حکومت میں خلافت عثمانیہ نے انہیں خط لکھ کر جنگی مدد طلب کی، کیونکہ اس وقت خلافت عثمانیہ یورپ کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھی اور اسے شدید مالی مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ اس نازک صورتحال میں سلطان دوئم نے مسلم ریاستوں سے مدد طلب کی تاکہ مسلمان متحد ہو کر کفار کو شکست دوچار کر سکیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس نازک صورتحال میں بھی مغلوں نے کوئی خاص فائدہ نہ اٹھایا اور اناطولیوں کے ساتھ تعلقات صرف بات چیت تک ہی محدود رہے۔ نئے آنے والے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور حکومت میں بھی کچھ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے مغلوں کے زوال تک دونوں سلطنتوں کے درمیان سفارتی طور پر کوئی بھی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ناظرین، ان سارے واقعات کو سننے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دونوں سلطنتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش تو کی، لیکن داخلی مسائل اور ذاتی مفادات کی وجہ سے عملی طور پر کوئی اتحاد نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔